हम लोग जो चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे लिए क्या परमिशन एंड जॉइंट है ना। परमिशन एंड जॉइंट में हमको क्या मिला था कि ड्रैगर और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये दोनों के बीच में मतलब कैसा रिलेशनशिप है, कब ड्रैगर को हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट में चेंज करेंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ड्रैगर में उसका कैसा ओरिएंटेशन होगा, एक ब्रास स्पेस को कैसे मतलब ब्रास स्पेस के साथ गेट स्पेस में जो आपका ड्रैगर रिलेशन है वो कैसे दिखेगा, सिमिलरली गेट स्पेस के साथ ब्रास स्पेस में कैसे कन्वर्शन होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग को ये अभी दिख रहा था। अभी देखो जैसे कि ये रूल्स के बारे में हम लोग कल जैसे पढ़ रहे थे है ना, ये सब चीज का एप्लीकेशन है, आपको पेपर में पूछा नहीं जाएगा बट आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। ओके, कल हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ रहे थे है ना, और यही इनकम्प्लीट हुआ था शायद, यहाँ तक पहुंचे थे ना कल ये। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो आज हम यही वापस स्टार्ट करते हैं है ना कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या किया गया है। देखो यहाँ पे इनिशियली एक आर्बिट्ररी इंडेक्स ए को चूज किया गया है और इस इंडेक्स को किस फॉर्म में लिखा गया है ना, एक यूनिटरी मैट्रिक्स के फॉर्म में बट नॉट द एग्जैक्ट यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स होना चाहिए तो सामने में एक समेशन सिंबल रहता है, यहाँ पे देखो सामने समेशन सिंबल नहीं है ना, तो दिस इज सिंपली लीनियर ऑपरेटर जो कि ब्रा और गेट दोनों के साथ ऑपरेट कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो ऑपरेटर जिसको हम चूज किए हैं इस ऑपरेटर को ब्रा स्पेस के ऊपर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कहाँ से ऑपरेट होगा, राइट साइड से। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि बी जो ब्रा वेक्टर है इस ब्रा वेक्टर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये आपका ऑपरेटर को ऑपरेट करवाया जा रहा है और रिजल्टेंट में आपको क्या मिल रहा है, एक अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ब्रा ए। ये अल्फा कहाँ से मिला ना, ये जो आपका बी और ए ये दोनों मिलके क्या बना रहा है ना, एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट और कंप्लीट एक आपका ब्रैकेट नोटेशन। और एक कंप्लीट नोटेशन जैसे ही मिलेगा तो ये तुरंत क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा है ना। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्शन कहाँ पे हुआ है, क्या बोला गया है। देखो द ब्रा वेक्टर बी इज ट्रांसफॉर्म्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ब्रा ए। यहाँ पे ब्रा वेक्टर बी के ऊपर आप ये आपका लीनियर ऑपरेटर को ऑपरेट किए थे और रिजल्टेंट में क्या मिल रहा था ना, एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय ब्रा ए। मतलब ये बोला जा रहा है कि ब्रा वेक्टर बी चेंज हो गया है किसके डायरेक्शन में, ब्रा ए के डायरेक्शन में, और जहां पे सामने एक स्केलर क्वांटिटी अल्फा मल्टीप्लाइड है और ये अल्फा क्वांटिटी क्या है, व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। बी को आप प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में जितना अमाउंट का वैल्यू होगा वो अल्फा को बताएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर बी का जितना, जैसे आपको बोला जाता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में सपोज आपके पास एक एक्स वाई डायग्राम है ना। अब इस एक्स वाई डायग्राम में आपके पास एक फोर्स का लाइन खींचा गया है जो कि एक्स और वाई के बीच मतलब दोनों एक्सिस के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल में लोकेटेड है। ठीक, तो अगर आपको बोला गया कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उसका मतलब जो एफ जो एक वेक्टर है उस वेक्टर का कंपोनेंट का वैल्यू निकालो, मतलब उसका प्रोजेक्शन का वैल्यू निकालो, आप क्या करोगे, उसका एफ कॉस थीटा वैल्यू फाइंड करोगे है ना। तो दैट कंप्लीट वैल्यू विल गिव यू द प्रोजेक्शन। यहाँ पे भी उसी को बोला जा रहा है कि वो जो स्केलर फैक्टर होगा वो स्केलर फैक्टर ही यहाँ पे बी वेक्टर का ए के डायरेक्शन में जो अमाउंट बताएगा वही है आपके अल्फा। ओके, सिमिलरली अभी क्या किया गया था ना, देखो ब्रा वेक्टर के ऊपर ऑपरेट किया गया था इस लीनियर ऑपरेटर को। अब हम देखेंगे कि एक केट वेक्टर के ऊपर इसको ऑपरेट करेंगे। ओके, यहाँ पे एक केट वेक्टर हम मान लेते हैं सी हमारा एक केट वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो आपका लीनियर ऑपरेटर को सी के ऊपर ऑपरेट किया गया है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, ए और सी ये दोनों मिलके क्या बन रहा है। अच्छा आप लोग ना इसको नीचे एक अंडरलाइन कर लो कॉपी में तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा कि ये ए और सी ये दोनों एक कंप्लीट ब्रैकेट नोटेशन को बता रहा है। दैट मींस ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा और इस स्केलर क्वांटिटी को हम किससे डिनोट किए हैं, बीटा से। यहाँ पे भी सेम एक्सप्लेनेशन को दिया गया है। क्या हुआ है ना, आपका जो केट सी वेक्टर है वो किसके डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, ए केट के डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा और द लैटर दैट इज द ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर फैक्टर बी व्हिच इज द प्रोजेक्शन ऑफ सी अपॉन ए है ना। मतलब यहाँ पे भी वही जो बीटा जो फैक्टर है उस बीटा फैक्टर के बारे में क्या बोला गया है,
सी वेक्टर को जितना अमाउंट ऑफ मतलब जितना प्रोजेक्शन लेके आपको एक डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, वो वही जो अमाउंट है, वही अमाउंट आपको बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो क्या बोला गया ना, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज the operator a into a is called the projection operator and is denoted by pa equal to this। मतलब क्या हो रहा है ना, एक बार आपका ये जो हम जो ऑपरेटर को चूज किए थे, ब्रा ए और केट ए का जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, देखो जब ब्रा वेक्टर के ऊपर ऑपरेट किया जा रहा है तो ब्रा वेक्टर को एक नया ब्रा वेक्टर के डायरेक्शन में उसके अलाइन कर रहा है, साथ में एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाइड है, मतलब उसका एक प्रोजेक्शन को बता रहा है। सिमिलरली जब आप उसी ऑपरेटर को कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, एक केट वेक्टर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, तो उस केट वेक्टर का एक डायरेक्शन किसके अलोंग ना, आपका एक पर्टिकुलर केट वेक्टर जो कि हम यहाँ पे जो आप मतलब इनिशियल एक इंडिसेस चूज किए हैं ए वेक्टर के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मतलब दोनों केसेस में आपके पास गिवन ब्रा और केट वेक्टर का प्रोजेक्शन का वैल्यू मिल रहा है आपका गिवन सेट ऑफ लीनियर ऑपरेटर के डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं ना, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। और इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो प्रॉपर्टी था कल जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का वैल्यू उसके ड्रैगर के बराबर होना चाहिए और उसका स्क्वायर उसके जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके साथ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पी ए का मतलब ये जो ऑपरेटर है इसका स्क्वायर निकाला गया है पी ए इंटू पी ए। दोनों दो बार वैल्यू को पुट करो, एक बार यहाँ पे पुट हुआ है और दूसरे केस में यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है ये रीजन आपके लिए क्या हो गया ना, एक सिमिलर क्वांटिटी है, मतलब कंप्लीट ब्रैकेट नोटेशन है ना। तो ये कंप्लीट ब्रैकेट नोटेशन में आपको क्या दिख रहा है, देखो ए और ए ये दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे डेल्टा एम एन मतलब डेल्टा ए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। तो एक वापस क्या मिल रहा है, गेट ए इंटू प्राई, गेट ए इंटू प्राई क्या है आपके लिए पी ए, तो पी ए का स्क्वायर पी ए के बराबर होगा। ओके, किसी को कोई कुछ पूछना है? एनीवन? कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक। अब जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये आपके कोर्स में लिखा भी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ केट्स ब्रास एंड ऑपरेटर्स। आपके कोर्स में खाली ऑपरेटर के बारे में बोला गया है, ब्रा और केट के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन हमको इसे पढ़ना जरूरी है। देखो कैसे स्टार्ट किया गया है ना, लेट अस कंसीडर अ डिस्क्रीट कंप्लीट एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस which is made of an infinite set of gates phi 1 phi 2 phi 3 phi n तक, and is denoted by the set of phi vectors, that is set of phi n gates. This basis phi n is discrete but having infinite number of unit vectors। कैसा बोला जा रहा है ना, हम अभी क्या कि ना एक सेट ऑफ बेसिस का यहाँ पे कंसिडरेशन किया गया है, और वो सेट ऑफ बेसिस किसका है ना, केट वेक्टर का सेट ऑफ बेसिस है, जहाँ पे क्वांटिटीज जो है वो इनफाइनाइट नंबर में है बट काउंटेबल। जैसे यहाँ पे n, तब n का जो वैल्यू होगा वो ह्यूज नंबर पे होगा बट वी कैन काउंट देम। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है ना, वही द ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को यहाँ पे देखो लिखा गया है। ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन आपको पहले से पता है, आप लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं ऐसा कंडीशन को, जहाँ पे सिर्फ n और m ऐसा लिखा जाता था। यहाँ पे भी हम उसको सेम सेट से ही लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फाई का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ है, क्यों हुआ ऐसा मतलब इंट्रोडक्शन, आप जो इनिशियल सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स को जो यहाँ पे कंसिडरेशन किया गया है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर में इंडिविजुअल जो केट वेक्टर्स हैं उन सबको हम यहाँ पे फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐसे करके मतलब इसको नोटेशन दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे फाई एन और फाई एम ऐसा दो टर्म को यूज कर रहे हैं। ओके, तो फाई एन और फाई एम का ये जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एन एम, और डेल्टा एन एम का वैल्यू आइदर 1 और 0, जो कि आपका इसका कंडीशन है क्रोनेका डेल्टा फंक्शन के कंडीशन।
साथ में क्लोजर रिलेशन को फिर से लिखा गया है। इस रिलेशन को आपको पहले से पता है, क्लोजर रिलेशन और कॉम्प्लीटनेस रिलेशन का नाम है। और ये एक यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, फाई एन इंटू फाई एन इक्वल टू आई कैप, जहाँ पे एन का वैल्यू 1 to इनफाइनाइट। ओके, ये दोनों रिलेशन आपको पहले से पता है। अब हम देखेंगे कि केट और ब्रा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ केट्स एंड ब्रास। एनी स्टेट वेक्टर psi can be expanded in terms of base gates by n as this। देखो यहाँ पे किया क्या गया है ना, सिंपली एक स्टेट वेक्टर psi को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। ये एक स्टेट वेक्टर है, तो इस स्टेट वेक्टर के साथ मैं अगर यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक आई कैप को मल्टीप्लाई किया गया है और इसके साथ वापस वही वैल्यू मिलेगा, मतलब आई कैप इंटू साई गेट साई इज इक्वल टू साई। ओके, अब यहाँ पे आई कैप का वैल्यू पुट करो। आई कैप का वैल्यू क्या था, इस समेशन वाला जो यहाँ पे जो लिखा गया है, समेशन ओवर n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट गेट फाई एन इंटू ग्राफ फाई एन मल्टीप्लाइड बाई गेट साई। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, देखो ये फाई एन और ये जो साई है, ये दोनों एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट किए हैं ना, एक ए एन, ये जो एक कांस्टेंट लिखा गया है, ए एन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ए एन मल्टीप्लाइड बाई ये आपका जो केट फाई एन यहाँ पे जो बचेगा, इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल केट वेक्टर। ओके, केट फाई एन मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज ए एन। अब यहाँ पे ए एन का वैल्यू लिखा गया है कि ए एन क्या है ना, ए एन इज द फाई एन इंटू साई। ये मतलब इसी ब्रैकेट के अंदर में जो जिस चीज को आप यहाँ पे लिखे हैं ए एन के बराबर, उसी को लिखा गया है। एट मतलब यहाँ पे ए एन का बात किया जा रहा है कि ए एन रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ केट साई ऑन केट फाई एन। नाउ ए एन इज द component of केट psi along केट फाई एन। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो an represents the projection of ket psi। an का वैल्यू क्या है, ये ket graph in into ket psi। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि an represents the projection of ket psi on ket phi। ठीक है, ket psi का प्रोजेक्शन किसके किसके डायरेक्शन में, ket phi n के डायरेक्शन में, और an is the component of ket psi along ket phi n। मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट जो an है, ये an क्या बता रहा है कि केट साई का केट फाई एन के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है। मतलब ये an एक्चुअल में क्या था ना, आप इससे पहले वाले केस में जो अल्फा और बीटा को जो पढ़ रहे थे, खास करके जब बीटा वाला केस आया था जहाँ पे केट वेक्टर के ऊपर आप मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे भी an उसी बीटा के बराबर है ना। ये एक स्टेट वेक्टर है, इस स्टेट वेक्टर के ऊपर आप एक यूनिट वेक्टर को प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे एक ये इन दोनों के बीच में एक कंप्लीट नोटेशन मिला। ये कंप्लीट नोटेशन एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक फाई एन एज इट इज रह जाएगा। तो केट साई का केट फाई एन के डायरेक्शन में क्या बोला जा रहा है ना, एक प्रोजेक्शन है और ये प्रोजेक्शन का वैल्यू कितना अमाउंट है ना, ये ए एन के बराबर है। ओके, so ket psi is represented by the set of its components a1 a2 a3 along phi 1 phi 2 phi 3 respectively। तो अब क्या बोला जा रहा है कि केट साई को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, along the set of its components। मतलब देखो अब ये जो समेशन अभी आपको जो मिला है, इस समेशन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो क्या मिलेगा, केट साई इक्वल टू a1 केट फाई 1 प्लस a2 केट फाई 2 प्लस a3 केट फाई 3, ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाएगा। उसी को यहाँ पे बोला गया है। Hence, ket psi can be represented by a column vector which has a countably infinite number of components। अब क्या बोला जा रहा है ना, तो हमारा जो केट साई था, इस केट साई को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एक कॉलम वेक्टर के सहारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके क्या है कंपोनेंट का संख्या क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो केट साई को कैसे लिखा गया है, केट साई के सामने फाई 1 फाई 2 ऐसे करते हुए फाई एन तक इसको लिया, मतलब लेके गए हैं। ये कैसे लिखे हैं हम लोग ना, आपका जो केट साई का जो वैल्यू था, देखो ये केट साई एक्चुअल में क्या था, ये जो मतलब केट साई का जो a1 a2 an ये सब जो ये जो वैल्यू मिला है, ये वैल्यू आपको अल्टीमेटली कहाँ से मिला है,
इस ऑपरेशन की वजह से फाई एन इंटू साइन साई की ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन की वजह से आपको एन मिला है। उसी ऑपरेशन को यहाँ पे कैसे लिखा गया है, कॉलम वेक्टर के साथ लिखा गया है। तो इस जो फाई एन इंटू जो साई है, यहाँ पे इंडिविजुअली एन का वैल्यू चेंज करते जाओ, तो आपको इंडिविजुअली कौन सा वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पे ए एन का वैल्यू, मतलब फाई एन साई इक्वल टू ए एन, और उसी का ही एक कॉलम वेक्टर के फॉर्म है, मतलब फाई वन साई इक्वल टू ए वन, फाई टू साई इक्वल टू ए टू, ऐसे करते हुए फाई एन साई इक्वल टू ए एन। ठीक, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब लिखने में गलती हुआ था, मैं साई वन साई टू लिख दिया था, उसको यहाँ पे करेक्शन भी किया हूँ। आप लोग भी इसको अगर कोई गलती से लिखे हो तो करेक्शन कर लेना। ठीक, यहाँ पे गलती होने का चांसेस है। तो अगर आपके पास एक केट वेक्टर साई रिप्रेजेंटेड है, तो इस केट वेक्टर साई को आप कॉलम वेक्टर में जैसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ब्रा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना, सिंपली केट साई जो है इसका जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट परफॉर्म करोगे। ओके, मतलब आपका ये जो साई वन साई साई टू साई, ये जो एक कॉलम वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर किसमें चेंज हो जाएगा, एक रो में चेंज हो जाएगा। ओके, और साथ ही क्या चेंज होगा ना, आपका इंडिविजुअल जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का परफॉर्म करोगे, तो ब्रा और केट जो वेक्टर्स हैं, इन ब्रा और केट वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। केट साई विल बी चेंज्ड इनटू ब्रा साई, एंड के जो ब्रा फाई है वो चेंज किस में हो जाएगा, केट साई में। तो यहाँ पे साई वन साई फाई वन साई फाई टू साई फाई एन, ये कंटिन्यूअसली उसी को एक कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एक रो वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो वैल्यू को लिखने के लिए हम क्या किए हैं ना, इसको वापस फाई के फॉर्म में लिखे। दैट मीन्स ये क्या बता रहा है ना, देखो जो चीज मैं अभी बोल रहा था कि फाई वन और साई का यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया गया है, फाई टू साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसको लिखा गया है। ओके, तो इंडिविजुअली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर लिखोगे तो फाई वन साई का वैल्यू क्या है, ए वन, फाई टू साई का वैल्यू ए टू, सिमिलरली फाई एन साई का वैल्यू क्या है, ए एन। ठीक है, लेकिन इसका भी स्टार है, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो देखो इंडिविजुअल जो वैल्यू था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो लिखा गया है। तो ब्रा साई को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ना, जस्ट केट साई का जस्ट ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे अगर एक कॉलम वेक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा, एक रो वेक्टर के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, so we see that the bracket is a complex number equal to the matrix product of the row matrix corresponding to the bra and column matrix corresponding to the ket phi। मतलब क्या बोला जा रहा है, कंप्लीट ब्रैकेट नोटेशन में आपको क्या मिल रहा है ना, एक आपके पास एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का जो इंटर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के सहारे आपको क्या मिलेगा ना, एक टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जो कि हमको ऑलरेडी मिलता है। फाई इंटू साई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम बोलते आ रहे थे अभी तक, है ना। अभी आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये ए वन स्टार मतलब एक सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी बी वन बी टू ये सब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस ये जो ए वन ए टू स्टार यहाँ पे स्टार किस लिए है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू को लिखा गया है बस ऑन, है ना। तो जब आप इंडिविजुअल ये सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बताएगा ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ये शो करेगा। तो केट मतलब ब्रास आई इंटू केट फाई का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स एक कंप्लीट ब्रैकेट नोटेशन का जब एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे फॉलो करवाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो बी एन क्या लिखा गया ना, उनका हमारे पास यहाँ पे दो इंडिसेस सेम हो रहा था, इसलिए हम बी एन को यहाँ पे अलग से लिखेंगे। दोनों केस को यहाँ पे कैसे डिफाइन किए थे, साई के रेस्पेक्ट में डिफाइन किए थे। ओके, यहाँ पे देखो केट साई और ग्राफ साई दोनों को ही साई से रिप्रेजेंट किए थे। तो जब हम कॉम्प्लेक्स उसको नोटेशन दे रहे हैं तो ब्रा पोर्शन को साई से और केट पोर्शन को फाई से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर फाई से डिनोट करोगे तो फाई की जो मतलब ये साई को फाई से डिनोट कर दो, और यहाँ पे ये जो फाई वन फाई टू इसको आप कोई सा भी दूसरे सिंबल से डिनोट कर दो, जाई टाउ किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे हम ए से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जस्ट वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग करके आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे जो अलग अलग मतलब अलग अलग नोटेशन को यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब कंक्लूजन क्या है कि एक केट वेक्टर कब नॉर्मलाइज होगा ना, एक केट वेक्टर इज नॉर्मलाइज्ड इफ ब्रा साई इनटू केट साई का वैल्यू 1। ओके, and if kt psi is not normalized then
For normalization, we need to multiply a constant alpha so that alpha psi into alpha phi equal to alpha square psi 1 equal to 1. That means alpha equal to 1 upon under root over ket psi into bra psi. Okay, ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है. इस टर्मिनोलॉजी के साथ अब मुझे, मैं नाम ले रहा हूँ, वो मुझे बताओगे कि क्या आपका ऐसा जाना पहचाना ऐसा पहले कभी पढ़े थे? क्या नाम है आपका? मिस्टर लव पटेल. मिस्टर लव पटेल, क्या आपका आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर. हाँ, तो आपको अगर आवाज सुनाई दे रहा है तो अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये ब्रा साई और केट साई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए एन स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा गया है. ये हाँ सर. कि अगर जब एक केट साई नॉर्मलाइज होता है, ठीक, क्या आपको ऐसा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पहले कभी मिला है? हाँ सर. कहाँ पे मिला है और वो कंडीशन कैसा था? psi into psi star equal to 1. साई इंटू psi star equal to 1. साई इंटू साई स्टार इक्वल टू 1. गलत बोल रहे हो आप. अरुण शर्मा. मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ इसका जवाब दीजिए कि केट साई इंटू ब्रा साई, जो आपको अभी बॉक्स में सामने जो दिख रहा है, इसका वैल्यू हम क्या लिखे? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से 1 लिखे. ऐसा कंडीशन आपको कहीं पहले मिला है? अगर मिला है तो कैसा कंडीशन? सर वो ऑर्थोनॉर्मलिटी से हो रहा है क्या? डेल एन एन एम इक्वल टू 1. जैसे बताइए. अभी ऑर्थोनॉर्मलिटी वाला नहीं कर रहे थे सर? जैसे कि फाई एन, मतलब कैट वेक्टर फाई एन और ब्रा वेक्टर फाई एन है, तो फिर वो डेल एन एम हो जा रहा है, तो उसका वैल्यू फिर नहीं सर, कुछ गलत बोल रही हूँ शायद. Sir, the probability of finding a particle in a region minus infinity to plus infinity integral में psi star psi d tau equals to 1. ठीक, एकदम करेक्ट आंसर है. साई स्टार साई डीटा इक्वल टू 1. ओके, तो साई स्टार साई डीटा इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पे आपको साई स्टार कौन सा वाला पोर्शन है बताओ थोड़ा. लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रा वेक्टर. ब्रा वेक्टर आपके लिए साई स्टार है और केट वेक्टर आपके लिए जो इनिशियल स्टेट है, मतलब जो कि आप साई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. हाँ. लव पटेल, आप कहाँ गलत बोल के समझ में आया? हाँ सर, माइनस इनफाइनाइट नहीं बोला था और डी टाउ नहीं बोला था. हाँ, आप इंटीग्रल को नहीं बोले थे, है ना, हाँ तो सर. वो गलत हो जाता है. ओके. हाँ सर. ठीक. अब देखो यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन भी है, इफ केट साइज नॉट नॉर्मलाइज्ड. अब ये बताओ कि अगर अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं? चलो, अब कौन बताएगा? कौन बताएगा? जब नॉर्मलाइज नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? ममता सोनी बताइए. आवाज आ रहा है आपको? Yes. हाँ, बताइए थोड़ा. अगर जब हमारे पास कोई भी एक स्टेट वेक्टर का नॉर्मलाइज नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं उसको नॉर्मलाइज करने के लिए? ठीक है. और कोई? अनुराधा.
यास्मीन बताओ। अतुल। सर कांस्टेंट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट के स्क्वायर मतलब जिस कांस्टेंट के कारण हमको नॉर्मलाइजिंग नहीं मिल पा रहा है, नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है फंक्शन। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? जैसे यहाँ पे अल्फा है ना सर, हम्म, तो अल्फा के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे उस फंक्शन से। नहीं, आप जनरली अगर आपके पास एक आप नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे करते हैं? अगर आपके पास एक गिवन सेट ऑफ एक अगर मैं आपको एक कोई फंक्शन का मतलब वैल्यू दे दूं तो आप उसको नॉर्मलाइज करना है, तो आप क्या करते हैं उसको एक्चुअली? सर उसका पूरे रीजन में इंटीग्रल निकालते हैं उसका। हाँ, तो इंटीग्रल निकालने से समय इंटीग्रल निकालते समय क्या-क्या लिखते हैं वहाँ पे? उस रीजन का लिमिट लिखेंगे ठीक, और उस जिस रीजन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसको लिखेंगे। ठीक, और क्या-क्या रहता है उस इंटीग्रल में, क्या-क्या रहता है? अभी तो वर्षा बता रही थी। हाँ, क्या-क्या रहेगा वहाँ पे? इतना ही रहेगा सर उसका। और चाहिए? उस वेव वेव फंक्शन रहेगा उसका कॉम्प्लेक्स। हाँ, 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 वही बोल रहा हूँ। वेव फंक्शन रहेगा, वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी रहेगा। यही है? तो अगर वेव हाँ फंक्शन का कॉम्प्लेक्स हाँ कॉन्जुगेट रहेगा, तो वो दो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो वहाँ पे इनिशियली सामने जो दो एम्पलीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, वो दोनों एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाता है? अगर नॉर्मलाइज नहीं है तब हाँ, उसको डिवाइड करते हैं ना सर उससे। डिवाइड करते हैं। वर्षा। सर जो वेव फंक्शन दिया है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल के इसको इक्वल्स टू 1 करके फिर सॉल्व करते हैं, तो जो एम्पलीट्यूड दिया है उसका हाँ, वैल्यू निकलता है। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू फिर कैसे निकलेगा? एक तो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा और दूसरा सिंपल रहेगा, तो उसको कैसे करते हैं फिर? सर जो लिमिट्स दिया है माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट करके तो सॉल्व हाँ, करते हैं तो आपको क्या और मिलेगा इक्वल्स सामने टू अगर? 1 करते हैं हाँ, सामने अगर एक एम्पलीट्यूड दिया तो गया तो उस एम्पलीट्यूड का क्या होता है? स्क्वायर होता है कि क्यूब होता है कि कैसे होता है? स्क्वायर स्क्वायर होता है सर। हो जाता है। अच्छा, तो क्या आप आपके सामने अभी स्क्रीन में जो दिख रहा है यहाँ पे उसको डिलीट कर पा रहे हैं? हाँ, तो एम्पलीट्यूड का फिर वैल्यू निकल गया ना यहाँ पर। हाँ, वही पूछ रहा हूँ कि ये जो सामने वो जो ग्राफ फंक्शन जो है, इस ग्राफ फंक्शन का अल्फा, ये क्या है ना, आप जनरली जो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उस इंटीग्रेशन का एम्पलीट्यूड है। मतलब वो जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं वहाँ पे वेव फंक्शन का एक गिवन एम्पलीट्यूड, दैट एम्पलीट्यूड इज अल्फा। मतलब और ये अल्फा कौन सा चीज को बता रहा है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। और ये जो सेकंड अल्फा है, ये क्या बता रहा है? जो आपका गिवन जो आपका एम्पलीट्यूड था। तो देखो बिल्कुल उसी फॉर्म में हो रहा है। ये अल्फा सा, ये देखो ये जो ब्रैकेट नोटेशन है, इस नोटेशन को अगर आप मतलब स्प्लिट करोगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में तो क्या निकलेगा ना? अल्फा स्टार साई स्टार अल्फा साई थीटा, वही मतलब एक कंट्रोल मतलब इस गिवन रीजन में इंटीग्रल रहेगा। इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और फिर आप क्या निकालते हैं? जो अगर अल्फा आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है तो अल्फा स्टार इनटू अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर इंटीग्रेशन साई स्टार साई थीटा इक्वल टू 1। तो देखो ये वापस उसी फॉर्म को यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना कम पड़ेगा। वही है ना, सेम नोटेशन, लेकिन ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत इजीली आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू को फाइंड करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा, अच्छा इससे पहले तक मतलब रा और केट के बारे में किसी की कोई दिक्कत है? अभी तक जो बताया गया है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में किसी का कोई भी डाउट है?
डाउट नहीं है ना किसी को? अभी तो नहीं है सर। तभी मैं आगे बढ़ूंगा और ये शायद 1-2 मिनट में कट भी हो जाएगा, है ना? तो मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ, फिर अभी तुरंत मैं फिर से नया मीटिंग आईडी भेज रहा हूँ, आप लोग उसको फिर ज्वाइन करो। ओके।